अथ ग्रह युत्यधिकार। श्लोक 1। भौम आदि 5 ग्रहों का परस्पर योग युद्ध एवं समागम सम्यक होता है। चंद्र के साथ भौम आदि ग्रहों का योग होने पर समागम तथा सूर्य के साथ भौम आदि ग्रहों का अथवा चंद्रमा का योग हो तो अस्त संज्ञक होता है। श्लोक 2। जिन 2 ग्रहों की युति ज्ञात करनी हो उनमें यदि मंद गति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह अधिक हो तो गति युति तथा न्यून हो तो गम्य युति होती है। इन दोनों ग्रह वक्री हों तो इससे विपरीत क्रम से युति होती है, अर्थात मंद गति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह अधिक हो तो गम्य युति और न्यून हो तो गतियुति होती है। यदि एक ग्रह वक्री हो तथा मार्गी ग्रह से न्यून हो तो गतियुति अधिक हो तो गम्य युति होती है। श्लोक 3 से 6। अभीष्ट युति संबंधी दोनों ग्रह यदि वक्री या मार्गी हों तो उन ग्रहों की अंतर कला को अपनी अपनी गति कला से गुणा कर गुणनफल में उन दोनों ग्रहों की गत्यंतर कला से भाग दें। यदि एक ग्रह वक्री और एक ग्रह मार्गी हो तो उनकी अंतर कला को अपनी अपनी गति कला से गुणा कर अपनी गति योग से भाग दें। जो लब्धि प्राप्त हो उसे गति योग हो तो मार्गी ग्रहों में हीन और वक्री ग्रहों में युत करें। ऐसी युति हो तो मार्गी ग्रहों में युत और वक्री ग्रहों में हीन करें। यदि एक ग्रह वक्री और एक ग्रह मार्गी हो तो स्वफल को युत हीन करें, अर्थात गत योग होने पर मार्गी ग्रह में अपना फल हीन और वक्री ग्रह में युक्त करें। गम्य युति हो तो मार्गी ग्रह में धन और वक्री ग्रह में ऋण करें। इस प्रकार राशि चक्र में स्थित राश्यादि ग्रह समकल होते हैं। इष्टकालिक युति संबंधी ग्रहों के अंतर में उन दोनों ग्रहों के गत्यांतर का भाग देने से गत युति में गत तथा गम्य युति में ऐश्य दिनादि होते हैं। श्लोक 7। दृक्कर्म साधन के लिए समान ग्रहों का दिनमान रात्रिमान और शरकला का साधन कर अपने अपने लग्न द्वारा नतकाल और उन्नत काल का साधन करना चाहिए। श्लोक 8-9। पलभा को शर से गुणा कर 12 का भाग देने से जो फल प्राप्त हो उसे अपनी अपनी नत गति से गुणा कर अपने अपने दिनार्ध से भाग दें। यदि रात्रि में नतोन्नत काल हो तो रात्यार्ध से भाग दें। लब्ध कलादि फल को ग्रहों में धन ऋण करें, अर्थात उत्तर शर हो तो पूर्व कपाल में ऋण और पश्चिम कपाल में धन तथा दक्षिण शर हो तो पूर्व कपाल में धन और पश्चिम कपाल में ऋण। श्लोक 10। पूर्व साधित शरकला को सत्रिभ ग्रह के क्रांत्यंश से गुणा करने से आयन दृक्कर्म विकला होती है। इन विकलाओं को सत्रिभ ग्रह की क्रांति और शर की एक दिशा हो तो ग्रह में ऋण और भिन्न दिशा हो तो ग्रह में धन करना चाहिए। श्लोक 11। नक्षत्र और ग्रहों की युति साधन में, ग्रहों के उदयास्त साधन में तथा चंद्र की श्रृंगोन्नति साधन में आयन दृक्कर्म और आद्रक्ष कर्म का संस्कार पहले ही कहा गया है। श्लोक 12। दृक्कर्म द्वय संस्कृत ग्रहों का युति काल जानकर युति काल में ग्रहों का साधन कर दोनों दृक्कर्मों का संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार असकृत कर्म करने से दृक्कर्म द्वय संस्कृत ग्रह तुल्य होते हैं। इन तुल्य ग्रहों के तात्कालिक शरों का एक दिशा में अंतर और भिन्न दिशा में योग करने से युति संबंधी ग्रह बिंबों के केंद्रों का याम्योत्तर अंतर होता है। श्लोक 13-14। भौम का 30, शनि का अर्धार्ध 1/4 वर्धित अर्थात 30 + 30/4, 30 + 7 सही 1/2 और 37 सही 1/2। बुध का 37 सही 1/2 + 7 सही 1/2 बराबर 45। बृहस्पति का 45 + 7 सही 1/2 बराबर 52 सही 1/2 और शुक्र का 52 सही 1/2 + 7 सही 1/2 बराबर 60 योजन के तुल्य चंद्र कक्षा में बिंब व्यास कहा है। इनके व्यासों को द्विगुणित त्रिज्या से गुणा कर त्रिज्या और चतुर्थ क्रम द्वारा सिद्ध कर्ण के योग से भाग देने पर इनके बिंब व्यास स्पष्ट होते हैं। इसमें
15 का भाग देने से मान कला होगी, अर्थात इनके कलात्मक व्यास होंगे। श्लोक 15। समतल भूमि में ग्रह से विलोम दिशा में पड़ी हुई ग्रह की छाया के अग्रभाग में स्थापित किए गए दर्पण में स्थित ग्रह को गणक दिखलावें। वह आकाश में दिक्संपात में स्थित शंकु के अग्र में दिखता है। श्लोक 16-17। युति संबंधी ग्रहों को देखने के लिए काष्ठादि निर्मित 5 हाथ लंबे 2 शंकुओं का जिस दिशा में ग्रह भ्रमण करते हों उस दिशा में ग्रहों के याम्योत्तर अंतर के तुल्य अंतरित 1-2 हाथ गहरे गर्त में दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए। शंकुओं के मूल से ग्रहाधिष्ठित कपाल में छायाग्र से शंकुओं के अग्र पर्यंत छाया कणों का दान करना चाहिए। यहाँ ग्रहों की छाया 4 हाथ के शंकु के प्रमाण से साधन करनी चाहिए। छाया कर्णाग्र के संयोग में स्थित दृष्टा को आकाश में अपने शंकुओं के अग्र में स्थित दृक् तुल्य ग्रहों को दिखलाना चाहिए। श्लोक 18-19। भौम आदि पंचतारा ग्रहों की बिंब नेमियों का स्पर्श मात्र हो तो उल्लेख संज्ञक और मंडल का भेद हो तो भेद संज्ञक तथा परस्पर 2 ग्रहों के किरणों का योग हो तो अंश विमर्द संज्ञक युद्ध होता है। 2 ग्रहों का याम्योत्तर अंतर 1 अंश से कम हो तो अपसव्यय संज्ञक युद्ध होता है। यदि इनमें एक ग्रह का बिंब छोटा हो तो अपसव्यय युद्ध व्यक्त होता है, अन्यथा अव्यक्त। 2 ग्रहों का याम्योत्तर अंतर 1 अंश से अधिक हो तो समागम होता है। यहाँ यदि दोनों ग्रह बलवान अर्थात स्थूलता से युक्त हो तो व्यक्त समागम, अन्यथा अव्यक्त समागम होता है। श्लोक 20। अपसव्यय संज्ञक युद्ध में जिस ग्रह का बिंब आच्छादित हो अथवा बिंब छोटा हो या प्रभा रहित, रूखा, स्वाभाविक वर्ण से हीन तथा दक्षिण दिशा में स्थित हो तो उस ग्रह को पराजित समझना चाहिए। श्लोक 21। दूसरे ग्रह की अपेक्षा उत्तर दिशा में स्थित दीप्तिमान बृहद बिंब वाला ग्रह जयी होता है। दक्षिण दिशा में भी बलवान और अर्थात जिस ग्रह का बिंब दीप्तिमान और बड़ा हो वह ग्रह जयी होता है। श्लोक 22। यदि दोनों ग्रहों के बिंब आसन्न अर्थात युद्ध लक्षणों से युक्त होने पर भी प्रभायुक्त हो तो समागम संज्ञक युद्ध होता है। यदि दोनों के बिंब सूक्ष्म और विध्वस्त अर्थात पराजय के लक्षणों से युक्त हो तो कूट एवं विग्रह संज्ञक युद्ध होता है। अर्थात दोनों के सूक्ष्म बिंब हो तो कूट संज्ञक युद्ध तथा दोनों ग्रहों के बिंब विध्वस्त हो तो विग्रह संज्ञक युद्ध होता है। श्लोक 23। उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में स्थित शुक्र प्राय विजयी होता है अर्थात कदाचित ही पराजित होता है। चंद्रमा के साथ भौम आदि पंच तारा ग्रहों का युति साधन पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। श्लोक 24। अपनी अपनी कक्षा में स्थित भ्रमण करते हुए ग्रह युति काल में परस्पर अति दूर होते हुए भी ऊर्ध्वाधर अंतर के दृश्य न होने से मिले हुए अन्योन्याश्रित दिखाई देते हैं। यह ग्रह युति रूप कल्पना लोक के शुभाशुभ फल के लिए कही गई है। वस्तुतः न ग्रहों का युद्ध होता है और न ग्रह परस्पर युक्त होते हैं। इति ग्रह युत्याधिकार समाप्त।